राजीव रंजन जी, आपने कितने पेशेंट से अपने आप को रखा है हम जानते हैं, पर आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी प्रवृत्ति आखिरी चाहे हो पर वो सबसे प्रबल होगी, और हम सारों की समस्याएं, जितने भी अभी तक प्रस्तुतियां हुई उनमें जो समस्याएं लोगों ने प्रेजेंट करी, उन सब का आंसर आप ही उत्तर प्रोवाइड कर सकते हैं। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में, डिपार्टमेंट है लिंग्विस्टिक्स, लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स, और ये जुड़े हुए हैं एशियन स्टडीज डिपार्टमेंट से। राजीव जी की मास्टर्स भी है फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग और सेकंड लैंग्वेज टीचिंग में, और इन्होंने आयोवा यूनिवर्सिटी से अपनी पीएचडी की है इन सेकंड लैंग्वेज लर्निंग। तो हमारा सौभाग्य है कि राजीव जी ने ये सारी प्रस्तुतियां सुनी और धैर्य से कुछ क्वेश्चंस तो आंसर किए हैं चैट बॉक्स में, पर अब हम इनके मुख से इनकी ज्ञान के बारे में, अपनी हिंदी भाषा को बचाने का क्या तरीका है, ये सीखेंगे। धन्यवाद रश्मि जी। Am I audible? सब ठीक है? ओके, एकदम। शुक्रिया, धन्यवाद। मैं अपनी प्रस्तुति शुरू करने के पहले औपचारिक रूप से गुलाब जी के आत्मा को संस्मरण करना चाहता हूँ, उनके चरणों में अपने पुष्प अर्पण करना चाहता हूँ। सुशीला जी को, पूज्य सुशीला जी के चरण स्पर्श करना चाहता हूँ, और किरण खेतान जी, रश्मि जी, अशोक जी, तेज जी और जितने भी कार्यकर्ता हैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति के, उन सबों का अभिनंदन करना चाहता हूं कि मुझ जैसे छोटे बच्चे को आप लोगों ने अपने परिवार में परिचित करवाया, और कितनी रंगीन हिंदी जी, है। आपकी आवाज ब्रेक कर रही है। ओके, इको कर रही है। राजीव जी आप चलिए, थोड़ा सा एको था पर। हाँ जी। मैं सबका अभिनंदन करते हुए मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि हिंदी की अनेकता कैसे दिखने को मिलती है। छोटे बच्चे टेस्टिमोनी दे रहे थे और कवि और कवित्री हिंदी की परिकाष्ठा थे। तो इन दो आयामों के बीच में कहीं ना कहीं हम एक दूसरे को पाते हैं। मेरी प्रस्तुति संदर्भ मुझे मालूम नहीं था, ये बच्चों की है, और बहुत सारे रिसर्च शोध कार्य हुए हैं मदरीज पर, जो, और मदरीज को हम जनरलाइज टर्म में बात करते हैं जो केयर गिवर हैं, लेकिन मेरी जो शोध है वो मेरी शोध यूनिवर्सिटी यानी कॉलेज लेवल के बच्चों के ऊपर है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने शोध के साथ आप लोगों को कुछ ट्रिकल डाउन इफेक्ट शायद कुछ मैं आपके साथ साझा कर सकूं, जो मेरे सह शिक्षक और शिक्षिकाओं को मदद करेगी। तो मैं अपनी प्रस्तुति शेयर करना चाहता हूं। तो ये मेरी फॉर्मल प्रेजेंटेशन है, ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द रिसर्च एंड टीचिंग L2 हिंदी एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो मैं बचपन से कुछ और नहीं बनना चाहता था, मैं सिर्फ अध्यापक ही बनना चाहता था। मैं बिहार से हूँ। मेरे बाबूजी ट्रक ड्राइवर थे, मेरी माँ अनपढ़ थी। उन लोगों ने कहा बेटा अंग्रेजी पढ़ो, नहीं तो जिंदगी में कुछ नहीं हो पाएगा तुम्हारा। तो अंग्रेजी करके मैं अंडर ग्रेजुएट बीए पटना कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य में की, और वहाँ विलियम शेक्सपियर साहब से मेरी मुलाकात हुई और मुझे कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन उस समय बिहार में, या आज भी बिहार में, भाषा विज्ञान एक सब्जेक्ट नहीं है। तो मैं दिल्ली गया, दिल्ली विश्वविद्यालय से मास्टर्स की भाषा विज्ञान लिंग्विस्टिक्स में। उसके बाद हैदराबाद गया, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस में एमफिल की। उसके बाद फुल ब्राइट में अमेरिका आ गया, और यहाँ पे आके मुझे पता लगा कि अंग्रेजी में अगर सवाल जो शब्द हैं, WH वर्ड जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, अगर दैट मूव्स ऑन द टॉप, your name is what, and what moves on, and then you say what is your name, so what, the question is so what. तो मैं सारे शिक्षक, सह शिक्षक, और मैं सही शिक्षक कहूंगा क्योंकि आप सारे लोगों ने जितना काम किया है, इट्स ओवरवेलमिंग फॉर मी टू जस्ट विटनेस दिस, एंड इट मेक्स मी हम्बल कि इस फील्ड में आप सारे लोग महारथी हैं और मैं छोटे छोटे कदमों से कुछ प्रयास कर रहा हूँ। एक ईमानदार प्रयास है। लेकिन एक तो मैंने ये सवाल पूछा और मेरे गुरुदेव ने, फिलिप लेटकनडॉर्फ और एलिस डेविसन ने कहा
कि एक शोधार्थी के लिए सबसे जरूरी क्या है कि आप एक अच्छा सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप अच्छा सवाल पूछते हैं, इसका मतलब आप क्रिटिकल थिंकर हैं, और अगर आप अच्छा सवाल नहीं पूछ सकते हैं तो आप एक शोधार्थी नहीं हो सकते। एमएसयू में मैं एक कोर्स पढ़ाता हूं, और कीन के लिए भी मैंने एक कोर्स पढ़ाया। ममता जी थी हमारे साथ, साधना जी थी, बहुत सारे और लोग थे। और मैं सारे ग्रेजुएट स्टूडेंट को जो टीचिंग से जुड़े हैं, कोई भी फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग, मैं मास्टर्स इन फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग का एक कोर्स पढ़ाता हूँ, थियरी इन एसएलए। और मैं दो सवाल जो मैं उनसे पूछता हूँ, और वही सवाल मैं आप सारे लोगों से पूछना चाहता हूँ, सारे शिक्षक शिक्षिकाओं से, कि क्या आपको लगता है कि टीचिंग हेल्प्स लर्निंग अ लैंग्वेज, टीचिंग हेल्प्स एक्वायरिंग अ लैंग्वेज? क्या पढ़ाने से बच्चे सीखते हैं? और इसका जवाब ये है कि लर्निंग यानी सीखना, और अधिग्रहण एक्विजिशन, ये ये दो अलग अलग बातें हैं। अ, अगर आप कोई भाषा सीखते हैं, आपने कहा कि देखो बच्चे, यहाँ से ये वॉइस थ्रेड है, ये कहूट है, ये बुक मैंने बनाया है, ये पीपीपी है। ममता जी और साधना जी जो पीपीपी समझती हैं, जानती हैं। एंड यू प्रोड्यूस अ लैंग्वेज एंड वी प्रेजेंट दैट। संगोष्ठी में, अधिवेशन में, इस तरह के अधिवेशन में हम ये प्रस्तुत करते हैं कि हमारे बच्चे कितने सफल हैं। बहुत अच्छी बात है, और मुझे बहुत खुशी होती है। लेकिन इसकी क्या मानकता है कि वो सीखे हैं, लेकिन अधिग्रहण हुआ है कि नहीं, यानी एक्विजिशन हुआ है कि नहीं? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अधिग्रहण जो है वो कंट्रोल्ड नहीं है। अधिग्रहण इंसिडेंटल है, ये होता है। जैसे जुबान जो आप सीखते हैं, भाषा जो हम सीखते हैं, जैसे अंग्रेजी, मैंने भी बहुत ग्रामर ट्रांसलेशन पढ़ा, और अमेरिका में 11 साल से हूँ। मेरी बीबी अमेरिकन है, तो मैं उनके साथ अंग्रेजी बोलता हूँ, लेकिन आज भी मेरी आर्टिकल ए एंड द की गलतियां होती हैं। अधिग्रहण अभी उसका नहीं हुआ है। मैं इंटरैक्ट कर सकता हूँ, लेकिन कभी कभी बहुत शोर शार में, भीड़ में, कभी मैं और कुछ ऑर्डर कर रहा हूँ, तो उन लोग हमेशा कहते हैं व्हाट। तो मुझे थोड़ी शर्मिंदगी होती है कि 11 साल में मेरी चटनी फाइड और बिहारी समोसा, लिट्टी चोखा, अंग्रेजी डिडंट बिकम अ सैंडविच अमेरिकनाइज्ड इंग्लिश, राइट? तो मुझे शर्म नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा एक अच्छा सवाल पूछता हूँ, और मेरी जो रामबाम है वो सवाल ही है। मैं अच्छा सवाल पूछ सकता हूँ, तो मुझे पता है कि मैं क्रिटिकली सोच रहा हूँ इसके बारे में। खैर, तो ये जो ब्रिज है, और मैं सारे बच्चों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि सब मेरे स्टूडेंट है, लेकिन सब मेरे उम्र से बड़े होते हैं। तो मेरे महफिल प्रोग्राम में स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, कोरियन, जापानीज, हिंदी उर्दू के अभी एक भी बच्चे नहीं आए हैं, बट भगवान करेगा तो हम हिंदी उर्दू के भी शिक्षक शिक्षिकाओं को अपने महफिल प्रोग्राम में लाएंगे। उनको मैं यही बताता हूँ कि जो एक शोधार्थी है, वो उसका हृदय जो है ना, वो बहुत कोल्ड हार्टेड एनिमल है। और जो आप शिक्षक हैं, वो एक माँ के समान है। और वात्सल्य में, मैं पुरुष हूँ, तो आई कांट इवन बिगिन टू से कि मेरे अंदर वात्सल्य है। और आप सारे लोगों को दो दिनों से मैं सुन रहा हूँ, और वात्सल्यता दैट शुड बी अ रिसर्च कि हाउ द मैटरनिटी और टीचेस द सेकंड लैंग्वेज, कि इतनी वात्सल्यता के साथ जो आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और टेस्टिमनी प्रूव्स कि आप लोगों ने कितना सफल काम किया है। और इट रियली मेक्स मी ओवरवेल्म कि शायद एक पुरुष होने के नाते मैं वात्सल्यता को नहीं समझ पा रहा हूँ, या नहीं समझ पाऊंगा जिंदगी में। लेकिन वो जो प्यार है, उसकी जरूरत है। लेकिन ये भाषा जो है वो विज्ञान नहीं है, लेकिन भाषा शिक्षण और प्रशिक्षण एक विज्ञान है। और उसके लिए हमें दिल से थोड़ा ऊपर उठ के दिमाग लगाना पड़ेगा। तो मैं एक पहला सवाल ये पूछता हूँ कि अगर आप पढ़ा रहे हैं, इसका किसकी क्या गारंटी है कि वो बच्चे सीखेंगे? और सीखेंगे नहीं, अधिग्रहण होगी भाषा की, जो भी द्वितीय भाषा हो, हिंदी हो, चाइनीज हो, स्पेनिश हो। और दूसरा सवाल, तो इसका जवाब क्या होगा कि जरूर सीखेंगे, क्योंकि अगर नहीं सीखेंगे तो हमारी नौकरी चली जाएगी, दाल रोटी का सवाल उठ जाएगा ना। तो हमारे लिए तो दाल रोटी है, क्योंकि मैं तो जिंदगी में कभी डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर, और हर एक बिहारी बाप यही चाहता है कि मेरा बेटा या तो लालू प्रसाद यादव हो जाए, या एक आईएएस ऑफिसर हो जाए। और मैं दोनों में से कुछ नहीं बन पाया। तो एक सफल बेटा नहीं बन के एक सफल अध्यापक बन सकूंगा क्या?
एक सवाल है मेरे लिए जो मैं अभी भी उसके उसके उत्तर को ढूंढता हूँ। लेकिन दूसरा सवाल ये है कि हम सब चाहते हैं कि हमारे पढ़ाने का असर हो, हम जो पढ़ा रहे हैं उसका असर बच्चों पे हो। तो इसका जवाब हम लोग चाहते हैं कि हाँ असर होगा, लेकिन कैसे उसको हम ऑप्टिमाइज कर सके, कैसे उस प्रभाव को हम और ज्यादा आगे बढ़ा सके। तो हम आमतौर पर जब हम किसी संगोष्ठी या अधिवेशन में जाते हैं तो सब लोगों की प्रस्तुति इस पे आती है कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं और सक्सेस स्टोरी है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप शिक्षक शिक्षिकाओं को एक एक थोड़ा ऊपर उठ के सोचना चाहिए कि उसके पीछे दर्शन क्या है। क्या अगर हम बच्चों को इंगेज कर रहे हैं तो उसके ऊपर का दर्शन क्या है और उसके ऊपर का सिद्धांत क्या है। तो इन सारी बातों को मैं इस मेरी तो एजेंडा ऑफ द आइटम्स इन माय एजेंडा इज टू शोकेस द गैप between a researcher which is someone like me and a teacher which is someone like all of you and और मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं भी शिक्षक हूं। मैं विश्वविद्यालय स्तर पर हिंदी और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर हिंदी और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर उर्दू दोनों जुबान में पढ़ाता हूं। और ममता जी आप उर्दू सीख रही हैं, दैट गिव्स मी लॉट्स ऑफ लव बिकॉज 2013 में मैं अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन स्टडीज में जाके लखनऊ से उर्दू सीखा और आज भी मैं अपने आप को उर्दू का तालिब इल्म ही समझता हूँ। तो मैं अहले ज़ुबान तो नहीं कहूँगा अपने आप को उर्दू का, लेकिन हिंदी मेरी मातृभाषा है, लेकिन उर्दू मेरी मासी है और मैं अपनी माँ और मासी दोनों को बहुत प्यार करता हूँ। तो इसके साथ मैं आगे बढ़ता हूँ और जब मैं सोचता हूँ रिसर्चर और टीचर और हम सब जो जुबान और भाषा में शिक्षण पठन पाठन में जुड़े हैं, तो मुझे लगता है कि हम सब अंधे हैं और एक हाथी की तलाश कर रहे हैं कि हाथी शायद एक सांप की तरह है। हाथी कान पकड़ के लगता है कि हाथी सूप एक सूप है जो किरण जी आपने हाथ उठाया। हाँ राजीव जी, आपका जो माइक्रोफोन है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, बहुत स्टैटिक नॉइज आ रही है। अच्छा, शायद मैं बहुत एक्साइटेड हूँ किरण जी, तो पंखा ऑन किया Sorry. था तो शायद अब अच्छा अब शायद साफ आ जाएगी, क्योंकि मैं उत्साहित हो जाता हूँ ना आप लोगों से बात करके, आपके हम परिवार में लोगों को आने भी के बहुत लिए। उत्साह है। तो ठीक है, अब भगवान करेगा तो अच्छी ठीक आवाज है। आएगी। तो हम सब, मैं आगे बढ़ूंगा, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि मुझे पता है कि ये आखिरी सेशन है और सबको घर जाना है। तो हम सब एक अंधे हैं और सब अगर हम सब एकजुट नहीं मिलेंगे, एक साथ नहीं मिलेंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति का जो कार्य है ये हम सब अंधों को एक साथ मिला के और हमें ये पता करना है कि हाथी कौन सी बला है। ये जो हम द एलिफेंट इन द हाउस की हाउ डू वी टीच एंड हाउ डू वी लर्न एंड हाउ डू वी एक्वायर लैंग्वेज, सो दिस इज समथिंग दैट आई रियली प्रेज। मैं आप लोगों को तहे दिल से बधाई देता हूं और धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि हम इस तरह से मिल रहे हैं। तो एक रिसर्चर जो है वो एपिस्टेमोलॉजिकल होता है। हमारे लिए जरूरी नहीं है कि बच्चा हिंदी सीख रहा है या नहीं सीख रहा है, हमारे लिए जरूरी है कि सिद्धांत क्या है, व्हाट्स माय रिसर्च फ्रेमवर्क, व्हाट्स माय मेथोडोलॉजी, व्हाट्स माय हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस ये है कि हम संगीत के द्वारा बच्चों को हिंदी सिखा सकते हैं, लेकिन शोध में हाइपोथेसिस को हमेशा फॉल्सिफाई कर सकते हैं, यू कांट प्रूव। तो हाइपोथेसिस ये है कि अगर हम दो बच्चों को, एक को संगीत के माध्यम से सिखा रहे हैं और एक को बिना संगीत से सिखा रहे हैं, तो दोनों के हिंदी सीखने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर आप एक डेटा कलेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद आप ये कहते हैं कि नहीं संगीत वाले ने अच्छा सीखा, लेकिन फिर उसका ब्रेक डाउन रिसर्चर का काम नहीं है, वो टीचर्स का काम है। तो टीचर्स जो होते हैं वो हरिस्नेटिक हैं, यानी वो इन पर्सन उसको दे आर बूट्स ऑन ग्राउंड, दैट्स व्हाट आई सेड। रिसर्चर जो है, शोधार्थी है, वो एनालिस्ट है और जो टीचर है वो बूट्स ऑन ग्राउंड है। हमें क्लासरूम में फेस नहीं करना है। आई मीन आई फाइंड माई सेल्फ एट द ब्रिज कि मैं सिद्धार्थी भी हूँ और शिक्षक भी हूँ, तो मेरे लिए दोनों रोल अदा करने हैं। और दूसरी बात है कि हमारा डिस्कोर्स अलग है। हमारा जो प्रमोशन है वो पब्लिकेशन पे डिपेंड करता है, हमारा जो प्रमोशन है वो रिसर्च पेपर पे डिपेंड करता है। बच्चे सीखे ना सीखे उनका इवैल्यूएशन शायद उतना फर्क नहीं होता है। अगर हम विश्वविद्यालय स्तर पर हिंदी पढ़ा रहे हैं तो ये नहीं देखते हैं कि बच्चों का क्या कमेंट है, ये देखते हैं कि आपकी कितनी प्रस्तुति है या आपका कितना पब्लिकेशन है या आप क्या लीडरशिप का काम कर रहे हैं। तो एक एक जरूरत भी है और सबको ये पहचानना जरूरी है। अगर आगे बढ़ना है तो हमें अपनी जो लिमिटेशंस है वो भी देखनी है।
तो रिसर्चर इज अ कोल्ड हार्टेड पीपल, जिसके लिए बहुत जरूरी है कि आप बहुत ऑब्जेक्टिव हो। हम अपने बच्चों को, मेरे बच्चे बार बार, मेरे स्टूडेंट्स महफिल में कहते हैं, आई नो माई स्टूडेंट दे कैन डू इट, एंड से यू डोंट नो दैट योर स्टूडेंट कैन डू दैट। थिंक कि आप अपने बच्चों पर कभी रिसर्च नहीं कर सकते, क्योंकि वो IRB का वायलेशन है। आपको हमेशा दूसरे के क्लास में जाके कलेक्ट करना है, और अपने स्टूडेंट्स नहीं बोल सकते, यू हैव टू डू इट अ रिसर्च पार्टिसिपेंट। तो अगर जब तक रिसर्च नहीं होगा, आज देखिए चाइनीज भाषा है, कोरियन भाषा है, इतने इतने प्रकाष्ठा है, इतने लोग सीखते हैं। उसका कारण सिर्फ ये नहीं है कि उनके टीचर हमारे हिंदी उर्दू टीचर से अच्छे हैं, नहीं, हम सब बहुत अच्छे हैं। बात क्या है कि उनके यहाँ शोध ज्यादा होता है, उनके यहाँ सस्टेनेबल प्रोग्राम है रिसर्च का, जो हमारे यहाँ नहीं है। अगर IIH को आगे बढ़ना है और मजबूत करना है, तो हमें शोध पर भी ध्यान देना होगा। हम बहुत सारे स्कूल में हेरिटेज किड्स को पढ़ा रहे हैं, लेकिन शोध कहाँ है? आप कुछ कहते हैं, कल किसी ने इसको नल एंड वाइड कर देना है, आप बड़े प्लेटफॉर्म पे जाइएगा तो आपको कह देगा कि तो वेयर इज द एविडेंस, व्हाट्स द वैलिडिटी ऑफ योर स्टेटमेंट। तो उस वैलिडिटी को बिल्टअप करने के लिए हमें एक शोध के तरफ भी आगे बढ़ना होगा। सिर्फ हम ये कर रहे हैं, हम ये करें ना, कहते हैं ना, वो एक शेर याद आता है कि ना मैं था तो खुदा था, ना मैं होता तो खुदा होता, डुबोया तो मेरे होने ने, ना मैं होता तो क्या होता। मैं, हम सब हर छोटे छोटे लोग अपने अपने स्तर पे युद्ध लड़ रहे हैं और यूनाइट नहीं हो रहे हैं, और रिसर्च नहीं कर रहे हैं, कुछ प्रस्तुति नहीं कर रहे हैं, कुछ पब्लिकेशन नहीं कर रहे हैं, तो हम बड़े लेवल पे रिप्रेजेंट नहीं हो पा रहे। हम अपने घर में सब बहुत खुश हैं कि हमें तो किरण जी जानती हैं, हमें तो गैब्रिएला जी जानती हैं। गैब्रिएला जी का यहाँ होना ही इस अधिवेशन की सफलता की सूचक है कि गैब्रिएला जी 48 घंटे से अपना बहुमूल्य समय दे रही है, राइट। लेकिन गैब्रिएला जी ने काम किया है, गैब्रिएला जी का नाम ऐसा ही नहीं है। गैब्रिएला जी ने मेरे जैसे बच्चे को उठा के कहा कि राजीव यू कैन डू दिस, तो उन्होंने मुझे प्रोत्साहन दिया 2013 में, और मैं उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ रहा हूँ। आप ममता जी लोग का प्रोत्साहन था कि राजीव जी आप ये पेपर लिख सकते हैं या ये कर सकते हैं। खैर, मूविंग ऑन वेरी फास्ट, तो एक रिसर्चर गैब्रिएला जी ने कल कहा कि ने मेरी PhD की टॉपिक ही थी ने। तो मैंने PhD में कहा कि ने कैसे सीखेंगे। तो ये सिर्फ ने का सवाल नहीं है, आपको मैं इसका थोड़ा एक बड़ा दृश्य दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। Ne is not a question. The question is uninterpretable feature in any foreign language that you learn. सवाल ये नहीं है कि ने सीखना है, सवाल ये है कि बहुत सारी भाषाओं में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसका अर्थ होता है, और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसका अर्थ नहीं होता है। एक इंसान जब भाषा सीखना चाहता है, तो उस भाषा सीखने में सबसे पहले जरूरी क्या है कि वो अपने बातों को आदान प्रदान कर सके। उसके लिए मीनिंग जरूरी है। अगर मैं अंग्रेजी में बोलता हूँ कि ममता गेट अप एट मॉर्निंग एट 5 o'clock, सी मेक कॉफी, सी ब्रिंग्स हर चिल्ड्रन टू स्कूल, आप मेरी बात समझ रहे हैं, लेकिन मैं अनग्रामेटिकल हूँ। तो ठीक है, कुछ हद तक ममता जी की अंग्रेजी बड़ी अच्छी हो जाएगी, बट व्हेन सी गोज फॉर द इंटरव्यू, व्हेन सी गोज एट द हायर रजिस्टर, जब वो कल मंत्री से बात करेंगी तो उनकी जुबान बहुत अच्छी नहीं समझी जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक बात है कि अच्छा वो एस और ईएस तो मिसिंग है ना। तो हमें अगर बच्चों को उस लेवल तक जाना है, तो अगर कुत्ता का मतलब डॉग है और बिल्ली का मतलब कैट है, तो ने का मतलब क्या है? ने का तो मतलब कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आपने कह दिया कि सीता ने गीता को मारी, तो आपकी हिंदी शायद उस मानक लेवल पर नहीं है। और अगर हम हेरिटेज स्टूडेंट को सिखा रहे हैं, वो कल वर्ल्ड कैनवस पे जाएंगे तो वो ब्राउन दिखते हैं, एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। तो ब्राउन दिखेंगे तो उनसे एक गोरा आदमी या गोरी औरत कोई अगर अंग्रेजी बोल रहा है और थोड़ी गड़बड़ भी है, तो बोलते हैं ओह हाउ क्यूट। हमारी अंग्रेजी चटनीफाइड होती है, तो नोबडी सेज कि योर क्यूट, योर इंग्लिश इज वेरी क्यूट। लेकिन अगर कोई और बोल रहा है हिंदी, तो हमें लगता है कि बड़ी क्यूट है ना, तो भले ही वो गड़बड़ भी है थोड़ा। खैर, तो एज ए रिसर्चर मेरा जो गोल ये था कि हम वैसी चीजों को भाषा में कैसे सीखेंगे जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो वो दैट वाज द बिगर पिक्चर। तो ये मैंने रिसर्च किया। मैंने रिसर्च में ये पाया कि सबसे पहले वो परफेक्टिव एस्पेक्ट को सीखते हैं, यानी या ई ए सीख लेते हैं, यानी खाया पिया सोया गई उठी। उसके बाद वो बॉम्बार्ड कर देते हैं ने, तो सब जगह ने लगा देते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के बाद ही।
तीसरी बात में वो ट्रांजिटिव को फिल्टर कर पाते हैं कि ट्रांजिटिव में ने लगेगा, इंट्रांजिटिव में ने नहीं लगेगा। और चौथा और सबसे आखिरी बात यह है कि देन दे लर्न द ऑब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कि राजीव ने रोटी खाई, राजीव ने रोटी खाया नहीं होगा। And that comes at the end. And the evidence of this result comes from Marathi. Marathi is losing the ergative marking. Marathi is losing ne. तो जब वो लूज कर रहा है ने मराठी जुबान, तो उसमें सबसे पहले लोगों ने ने के साथ और फिर राजीव ने रोटी खाया कहेगा इन मराठी लैंग्वेज। आई डोंट नो मराठी, बट एज अ लिंग्विस्ट आई कैन टेल यू द रूल ऑफ द ग्रामर। या किरण जी? आपका वीडियो नहीं दिख रहा है राजीव जी। Should I reshare the video maybe? नहीं, आप अपना चेहरा दिखाइए, आपका चेहरा नहीं दिख अच्छा, रहा है। ओ हाँ, एक मिनट में फिर से। हाँ, अब ठीक है। हाँ अब ठीक है, तो अब आप हाँ, अपना शेयर कर हाँ, से बात। तो लेकिन एज ए टीचर ये जो मैंने रिसर्च किया उसका कोई भी फायदा मुझे एज ए टीचर नहीं हुआ। तो मुझे नहीं पता है ने कैसे पढ़ाना है, क्या करना है। तो आई थिंक समथिंग शुड बी इन अ मिडिल टू थिंक अबाउट इट, कि क्या बीच में क्या है, व्हाट शुड बी इन द मिडिल टू फाइंड एज ए टीचर द ब्रिज बिटवीन द टीचर एंड रिसर्चर। तो ये सारे 3 दर्शन हैं, 4 दर्शन हैं। स्ट्रक्चरल है जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड आप जानते हैं, कॉग्निटिव है, साइकोलॉजिकल है और फंक्शनल है कम्युनिकेशन। तो आजकल बज वर्ड है ना कि गुफ्तगू होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, कन्वर्सेशन आप कर सकते हैं तो आपकी जुबान अच्छी है। ठीक है, अगर यही हमारा गोल है, हमारा लक्ष्य यही है, और इसके पीछे एक इतिहास है। 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले अमेरिका का ये नहीं था कि हम कम्युनिकेटिव अप्रोच करें। उसके बाद आया कि जब वो जापानीज के इंटरप्रिटेशन को, रेडियो चैट को नहीं डिकोड कर सके, तो दे केम विद द ऑडियो लिंगुअल मेथड, एंड देन दैट हैपेंस टू बी द पीस कोर्स और पीपल टू पीपल रिलेशन। तो एक मुल्क का, एक देश का जो फिलॉसफी है, एक दर्शन है, वो उसके राजनीति और उसके समाज और उसके राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ी है। तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी बच्चे को, अगर अमेरिका कहता है कि कम्युनिकेशन इज द बेस्ट थिंग, लेकिन हमारे बच्चे को, किसी को संस्कृत में या रामायण में दिलचस्पी है, और अगर उसको हम व्याकरण और ट्रांसलेशन नहीं बताएंगे तो शायद उसका अनुवाद वो सब नहीं समझ पाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग कम्युनिकेशन, बट आई एम नॉट प्रेजिंग ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ईदर। हम लोगों को क्या करना है कि वी हैव टू डू द नीड एनालिसिस। जब आप एक स्कूल, जैसे ममता दीदी ने कहा कि हम एक स्कूल खोले हैं, तो आपका करिकुलम है, आपका मिशन स्टेटमेंट क्या है, आप उसका गोल क्या है। अगर गोल ये है कि हमें बच्चों को बुलाना है, ठीक है, लेकिन उसका गोल और करिकुलम में उसकी नीड एनालिसिस के साथ बच्चे कैसे हैं, उनकी जरूरत क्या है, उसके आधार पे सिर्फ ये कि हमारा कम्युनिकेटिव लैंग्वेज द बज वर्ड और हमें कूल होना है लोगों के सामने, लेकिन हम अपने बच्चों की जरूरत को पूरा नहीं कर पा रहे, उनकी आवश्यकता जो है उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या जरूरत है ऐसे करिकुलम की। तो उस पे भी थोड़ा ध्यान देना होगा। जब हम पेडागॉजी की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों ने कहा पीपीटी, टीटीटी प्रेजेंट कीजिए, बच्चे बोल रहे हैं, बच्चे ये कर रहे हैं, ये मेथड है, ये टेक्निक है। इट्स नॉट पेडागॉजी। पेडागॉजी शुड हैव अ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। जैसे कल साधना जी ने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात की, कि एक बच्चा खुद से क्या कर सकता है और टीचर्स और पेरेंट्स के साथ वो क्या कर सकता है। दैट्स द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, दैट कम्स फ्रॉम द सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव। तो इंटरैक्शन, हर कोई आजकल बात कर रहा है कि इंटरैक्टिव होना चाहिए, तो वो इंटरैक्शनिस्ट इज द हाइपोथेसिस, द थियरी। अगर आप उस थियरी को नहीं जानते हैं तो बस मैंने इनसे सुन लिया, मैं उस संगोष्ठी में ये सीख लिया, मैं उस अधिवेशन में ये सीख लिया, और बस सुनी सुनाई बातों को अगर आप ले जाके आगे बढ़ेंगे, मेरे लिए जरूरी है कि हम सबको पढ़ना चाहिए। तो अभी मैं साल्टा, साउथ एशियन लैंग्वेज टीचर्स एसोसिएशन का कम्युनिकेशन डायरेक्टर हूं, और मैंने एक ग्रुप तैयार किया, रीडिंग ग्रुप, और कोई भी नहीं आया। मैं बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूं, कोई भी नहीं आया। 4 हफ्तों तक मैं 1 घंटा जूम खोल के, अपनी दुकान खोल के बैठा रहा, रीडिंग लिस्ट बनाई, लेकिन नोबडी बॉदर्स। ठीक है, लेकिन अगर संगोष्ठी है तो कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग को दिलचस्पी है। तो अगर आपका शिक्षण जो है वो बहुत सीरियस जॉब है, एंड एटलीस्ट फॉर मी पर्सनली, मैं समझता हूँ कि अगर ये आपका हॉबी है, देन इट्स नॉट गोना कट इट फॉर अस। आपको सीरियस होना पड़ेगा शिक्षण के लिए, आपको सीरियस होना पड़ेगा पेडागॉजी के लिए, आपको सीरियस होना पड़ेगा फॉर द बिगर पिक्चर,
कि सिर्फ अगर ये एक हॉबी है तो शायद मेरे लिए ये बहुत कष्टकर है कि हम हिंदी शिक्षण को एक हॉबी बना के सोच रहे हैं। खैर, लर्निंग एक्विजिशन की बात मैंने पहले कर दी। एक्विजिशन बहुत इंसिडेंटल है, लर्निंग यू कैन प्लान, एक्विजिशन यू कांट। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सेकंड और फॉरेन लैंग्वेज की बात मैं यहाँ नहीं करूंगा क्योंकि हम सबको हेरिटेज के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हेरिटेज और नॉन हेरिटेज है। गैब्रिएला जी ने कल, मैंने गैब्रिएला जी से ही सीखा है बहुत सारे हेरिटेज एंड वैरायटीज ऑफ हेरिटेज। 2013 नहीं 11 में मैंने उनका पेपर पढ़ा। उस समय मैं गैब्रिएला जी का नाम भी नहीं जानता था, ईमानदारी से मैं कहूंगा, लेकिन मुझे लगा ये तो बड़ी अच्छी बात है और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि उनसे मेरी मुलाकात हुई और उनके छत्र छाया में और उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ रहा हूँ। कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस की बात होती है। सब बच्चे कहते हैं, सारे माता पिता सवाल पूछते हैं, मैं हिंदी में बोलती हूँ, मेरा बेटा अंग्रेजी में जवाब देता है, मैं हिंदी में बोलती हूँ, मेरी बेटी अंग्रेजी में जवाब देती है। लेकिन ये घबराने की बात नहीं है। दे आर बिल्डिंग द कॉम्पिटेंस। एक कॉम्पिटेंस तो बिल्ड हो रहा है ना, एटलीस्ट दे अंडरस्टैंड यू, गिव देम क्रेडिट कि वो आपको समझ रहे हैं और वो फूटेंगे। वो कल किसी ने एक बड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन उन्होंने स्पंज का एक एग्जाम्पल दिया, लव्ड इट, कि वो स्पंज जब निचोड़ेंगे तो उनको जब उस तरह के परिवेश में आप डाल देंगे तो कॉम्पिटेंस विल कम आउट एज अ परफॉर्मेंस। अगर आज मैं कहूं, आप सारे लोग अमेरिका में रहते हैं, कि गिव मी द 50 वर्ब्स इन इंग्लिश, ऐसा नहीं है कि आप 50 वर्ब नहीं जानते हैं, बट इन अ रो यू कांट से दैट। लेकिन जब आप बोलेंगे तो आप 50 नहीं 100 वर्ब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कॉम्पिटेंस इज देयर, परफॉर्मेंस टेक्स टाइम एंड इट नीड्स एन एनवायरनमेंट, एंड दैट्स व्हाई वी क्रिएट एन एनवायरनमेंट वेयर दे प्रैक्टिस। लैंग्वेज एंड इंटर लैंग्वेज, कल साधना जी ने भी इंटर लैंग्वेज की बात की थी, तो उन्होंने कहा कि L1 और L2 मिक्स है, और मेरे जैसे शोधार्थी के लिए इंटर लैंग्वेज इज द जेम। और मैं ये नहीं कहता हूं, थोड़ी सी उसमें सुधार ये है कि L1 और L2 नहीं है, वो एक वाइल्ड लैंग्वेज भी है। एंड एज ए रिसर्चर आई कॉल इंटर लैंग्वेज द लैंग्वेज इन वाइल्ड। ऐसी भाषा बच्चे बोल सकते हैं हिंदी सीखने के दौरान कि ना वो L1 इंग्लिश से भी है और ना L2 हिंदी से भी है, वो कुछ और भी होगा। लेकिन दैट्स द टैप, दैट्स वेयर आई डू नॉट अग्री कि गलती हो गई। गलती तो रिसर्चर के लिए वो सोने की खदान है ना, उन्हीं गलतियों से तो हम शोध करते हैं। तो दैट्स इंटर लैंग्वेज, एंड the rest of my presentation is gonna go on implicit and explicit. तो implicit method का मतलब क्या है कि हम ग्रामर पढ़ा के, जैसे बच्चों को अगर पढ़ाना है कि हम रेसिपी बनाए, जैसे किताब लिख रहे हैं फूड रेसिपी के ऊपर, तो हम पहले इंपरेटिव कंस्ट्रक्शन बता देंगे, तू तुम आप, ना हटा दो बेटा तो खा बिकम्स खाओ, तो खा, और उसमें ओ लगा दो तो तुम का फॉर्म हो गया, और ये लगा दो तो रिस्पेक्टफुल हो गया। तो एक दो अंडे लीजिए, उसको तोड़िए, उसको कटोरे में डालिए, उसमें नमक मिलाइए, एंड ये एनहेंस तो ऑमलेट इज तैयार, ऑमलेट तैयार हो गया, और परोसिए। तो ये एक इंडक्टिव मेथड है, हम ग्रामर पढ़ा रहे हैं, उसके ऊपर हम इंड्यूस कर रहे हैं, दैट्स वेरी एक्सप्लिसिट। दूसरा मेथड है वो बहुत ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, और अगर इम्प्लिसिटली की बात करें तो हम उनको एक पढ़ने के लिए दे दें एक रेसिपी, या उनको एक वीडियो सुना दें, और शायद उसमें थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए कि डिड्यूस द रूल, कि या डिड्यूस रूल्स को भी डिड्यूस करने की बात नहीं है, कि वो खुद से एक स्टैटिस्टिकली जब वो बार बार उस चीज को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो बच्चे भी तो बहुत अनाज खाते हैं, टीवी देखते हैं, they are human, they can analyze their own thing, and can they come up to their own conclusion, can they make their own rule and co-construct their own rule based on the more input that they have. So those are the two things. So what I did, explicit और implicit level में conscious का ही एक barrier है। Consciously जब आप किसी चीज को सीख रहे हैं कि अच्छा आज हम पढ़ेंगे their construction, और हम सीखेंगे describe my room, मेरे कमरे में, देर अंग्रेजी में है, वो डमी सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को हटा सकते हैं हिंदी में, बिकॉज सब हिंदी स्पेनिश इज अ प्रो ड्रॉप लैंग्वेज जहां सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। तो द वर्ब अग्रीज विद द ऑब्जेक्ट, तो मेरे कमरे में एक मेज है, मेरे कमरे में 10 किताबें हैं, राइट, हम ये पढ़ा रहे हैं तो रूम डिस्क्राइब कर रहे हैं ऑल दैट। या हम उनको कहें कि एक ये डिस्क्रिप्शन है, एयरबीएनबी का एक बंदा है, वो रूम बेच रहा है, उसने रूम के बारे में लिखा है, आप उसको पढ़िए और देखिए कि उस रूम में क्या क्या है, और उसके आधार पर क्या आप कुछ कर सकते हैं। आई डोंट नो, आई मीन यू गाइज आर बेटर देन मी इन टर्म्स ऑफ टीचिंग मेथड्स, बट आई एम जस्ट गिविंग यू अ लिटिल बिट ऑफ अ वाइडर पर्सपेक्टिव। तो ये सारे जो pedagogical approach, and please know that I'm calling them pedagogical approach, they are not technique,
because all these pedagogical approaches have the theoretical backgrounding. जैसे grammar translation comes from the generative approach of second language acquisition, right? Interactive approach comes from the interaction hypothesis. Task-based come from the socioculture hypothesis or output hypothesis. Communication comes from the interaction and sociocultural hypothesis, right? तो ये सारी चीज, ये सारे जो पेडागॉजी है उसके पीछे का कुछ सिद्धांत है, बहुत सारे रिसर्च हुए हैं और तब एक पेडागॉजी आती है, और इस पेडागॉजी के आधार पे हम बहुत सारे मेथड्स और टेक्निक डेवलप करते हैं कि हम इस टेक्निक से इस पेडागॉजी को पा सकते हैं, और इस पेडागॉजी के को अगर हम चाहते हैं तो हमारी टीचिंग फिलॉसफी, जैसे आप किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जॉब अप्लाई करते हैं तो आपको पूछते हैं, एक निबंध लिखना होता है कि व्हाट्स योर टीचिंग फिलॉसफी प्लस व्हाट्स योर लर्निंग फिलॉसफी, और वो टीचिंग और लर्निंग फिलॉसफी मैटर, क्योंकि उसको पता है कि आपको सैद्धांतिक ज्ञान है, आपको उसको ब्रेक डाउन करना है, और दैट पुट्स यू इन अ सर्टेन पर्सपेक्टिव। आगे बढ़ता हूँ, तो इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट के बारे में मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, मैंने आम तौर पे जो बड़ी बड़ी बातें हैं मैंने कह दी है, लेकिन ये बड़ा जरूरी है हम लोगों को समझना कि एक्सप्लिसिट टीचिंग इज वेरी इजी, और बड़ा मजेदार इसलिए लगता है कि हम एग्जाम के लिए पढ़ाते हैं, एग्जाम में ये सवाल आएगा, आपने 10 है हूं है कर दिया, बच्चे खुश हो गए, बच्चों को भी पता है, माँ बाप को जाके कहें कि हाँ आज मैंने तो वर्ब टू बी पढ़ा, और आज मैंने ताते ती कंस्ट्रक्शन पढ़ लिया, तो you have an entity to hold on where implicit is frustrating in many ways. You don't exactly know what you learn, but it's implicit, it's building on and it takes time. तो एक complete confidence होना चाहिए शिक्षक और छात्रों के बीच में कि मेरे गुरुजी जो कह रहे हैं वो मेरे फायदे के लिए कह रहे हैं, और as a teacher you don't get frustrated either. The effect is really not that visible as visible you can find it in explicit. लेकिन सवाल ये है, हमें रुकना चाहिए और पूछिए अपने आप से। मैं अपने आप से पूछता हूँ, मेरे गुरुजी ने 8 क्लास में पटना में कहा कि बेटा 60 सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का तुम 1 मिनट में बोल सकते हो अंग्रेजी का, और मैं कहा यस सर, I go, I don't go, do I go, do I not go, where do I go, where do I not go, am I going, I'm not going, am I going, am I not going, where am I going, where I'm not going, or completely I shall have been going, I shan't have been going, shall I have been going, shall I have not been going, why shall I have been going, why shall I not have been going, 60 sentences 60 सेकंड से कम में किया, आज भी मेरी अंग्रेजी कोई नहीं समझता है बहन। तो क्या वो एक्सप्लिसिट मेथड मेरी जरूरत को पूरा कर पा रहा है, या आज मैं एक ट्रांसलेटर का जॉब कर रहा होता तो शायद वो अंग्रेजी काम आ रही होती, लेकिन मेरा परिवेश, मेरा संदर्भ अलग हो गया तो शायद वो अंग्रेजी काम नहीं आ रही है। तो इसीलिए मैं ये नहीं कह रहा है आप लोगों को कि एक्सप्लिसिट खराब है और इम्प्लिसिट बड़ा अच्छा है। रिसर्चर ये काम कभी नहीं कर सकता है कि मैं किसी एक चीज को अच्छा कर दूं, किसी एक को खराब कहूं। मैं ये कह रहा हूं कि दोनों का मिश्रण होना चाहिए। अपने करिकुलम में ये देखिए कि कहाँ आपको कौन सा, एक अच्छे ट्रेन टीचर का मतलब क्या है, ट्रेन टीचर इज अ कोच, सी नोज कि मेरे पास ये 10 ब्रह्मास्त्र हैं, और मुझे ऐसा नहीं है कि रावण को मारने के लिए जो ब्रह्मास्त्र चाहिए वो एक बांदर को मारने के लिए भी चाहिए, नो, एक तो जो ब्रह्मास्त्र जहां लगता है उसको लगाने की जो कला है, दैट बिकम्स अ ट्रेन टीचर। इसमें एक और बात यह है कि क्या एक्सप्लिसिट टीचिंग लीड्स टू द इम्प्लिसिट नॉलेज? क्या ऐसा हो सकता है कि बार बार एक्सप्लिसिट पढ़ाने से इम्प्लिसिट नॉलेज हो जाएगा? क्योंकि जब तक इम्प्लिसिट नॉलेज नहीं होगा, वो नेचुरल जो है, वो जुबान, वो भाषा नहीं आ पाएगी। बच्चों की बात अलग है, और यहाँ पे थोड़ा सा एक इंटरवेंशन ये है कि किसी ने, उमेश जी ने शायद कहा कि 5 साल तक या 6 साल तक, चॉम्स्की साहब ने कहा बहुत पहले 1957 में, उन्होंने कहा कि 0 to 5 years इज अ क्रिटिकल पीरियड। और एक मेरी छोटी बहन कल प्रस्तुति कर रही थी, मुझे नहीं मालूम था कि अभी बहुत छोटी है, तो मैंने एक सवाल दाग दिया। मेरी हालत, आई एम इनफेमस फॉर आस्किंग बैड क्वेश्चन, तो मैंने उनसे कह दिया क्रिटिकल पीरियड की बात, लेकिन इट्स अ प्रूवन फैक्ट और इट्स रिसर्च की। एक विक्टर नाम का लड़का था, उसको उसके माँ बाप ने 5 साल तक बंद कर दिया, और 5 साल के बाद उसकी अपनी मादरी जुबान उसको नहीं आती है। और एक बच्चे को आप 10 जुबान के साथ आप एक्सपोज कर दो और उसको 10 जुबान आ जाती है। तो वो जो प्लास्टिसिटी, द कॉग्निटिव लेवल, व्हाट वी कॉल, एक टेक्निकल वर्ड है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, LAD। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस इज द प्लास्टिसिटी ऑफ द न्यूरॉन्स और समथिंग
उसमें वो बचपन में जैसे एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जैसे हम बड़े होते हैं, मेरी दाढ़ी हो गई, मेरी मूछ हो गई, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, एक प्यूबर्टी आती है, उस तरह से एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है कि 5 साल तक 6 साल तक आप अगर 10 जुबान के साथ हैं तो यू विल गेट द कॉम्पिटेंस, यू विल गेट दैट लैंग्वेज। ऐसा नहीं कि 6th बर्थडे पे एक स्विच ऑफ हो गया, वो प्लास्टिसिटी धीरे धीरे कम होती है। तो आप देखिए कोई एडल्ट है, उसको बड़ी अच्छे से कोई 4 जुबानें बोलता है, और मैं हूँ, आई एम अ गुड लिंग्विस्ट, लेकिन मैं पर्सियन सीख रहा हूँ और मुझे पर्सियन 2 साल से परेशान कर रही है, मैं नहीं सीख पा रहा हूँ क्योंकि शायद मेरी प्लास्टिसिटी ड्राई हो गई। तो ऐसा नहीं है कि एकदम ऑल ऑफ सडन स्विच ऑन एंड ऑफ है, लेकिन इसका है कि धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। ज्यादा older people get really harder time to learn a language, the younger you are the better for learning language. कैसे गैप को दूर करेंगे? अब तो गैप तो मैंने आप लोगों को समझा दिया। 3 चीजें मैं कहूंगा कि एक है, एक मॉडल है, जैसे आप लोग सब स्कूल में पढ़ा रहे हैं और कोई मेरी तरह कोई इंसान आके आपको किसी दूसरे अधिवेशन या संगोष्ठी में पूछता है कि आपने ये किया, उसकी क्या मान्यता है कि आप ये काम ठीक कर रहे हैं, तो यू कैन डू योर ओन लिटिल एक्शन रिसर्च। आप एक बच्चे को जो कुछ पढ़ा रहे हैं संगीत के माध्यम से, और एक दूसरे ग्रुप को आप पढ़ाइए, और अगले साल उसी अगले ग्रुप को आप कविता या कहानी के हिसाब से समझाइए, और देखिए कि दोनों में से कौन अच्छा सीख रहा है। दैट्स योर द एम्पिरिकल प्रूफ। You don't have to publish it, you don't have to know the theory or anything, but that's your published proof. You can write the blog in अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति की पत्रिका छप रही है, विश्वा छप रही है, न्यूज़लेटर छप रही है, हम उसमें छाप देंगे ना। हम अपने घर में परिवार के साथ बात कर लेंगे कि हाँ राजीव या हाँ ममता या हाँ नीलू जी, हमने ये किया और देखिए ये सौदा है। उसकी वैलिडिटी भी चेक करनी होगी। तो अगर कल ममता ने किया तो कल साधना वही रिसर्च करेगी, कल रश्मि जी करेंगे, कल मैं करूंगा। तो उस 5-6 बार अगर हम एक ही रिसर्च को रिपीट कर रहे हैं और बार बार अगर रिजल्ट ये आ रहा है कि नहीं सॉन्ग इज बेटर या स्टोरी इज बेटर, देन वी एस्टैब्लिश द फैक्ट बेस्ड ऑन द एम्पिरिकल एविडेंस, राइट? ठीक है। तो दूसरा तरीका यह है कि हम 2 टाइम पे करें। तो एक टाइम मैंने ये किया और दूसरी टाइम मैंने दूसरे तरह से उसको ट्रीट किया, और उसके बाद डिपेंड कि क्या गैप है। और मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। और तीसरा जो एक्शन रिसर्च है वो उम्र पर हो सकता है, बच्चों का सीखने का क्या तरीका है। हेरिटेज एंड फॉरेन लैंग्वेज के ऊपर आप 2 ग्रुप को अलग अलग बांट करके एक एक्शन रिसर्च कर सकते हैं। एंड इट डज नॉट हैव टू बी, प्लीज नो, आपको मॉडर्न लैंग्वेज जर्नल में या फॉरेन लैंग्वेज एनल्स में आपको प्रस्तुति करने की जरूरत नहीं है, आपको एक्टफुल भी जाने की जरूरत नहीं है, आपको AAAL भी जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एविडेंस कलेक्ट करती हैं तो आपका अपना शोध मजबूत होगा, और हिंदी और भी ज्यादा प्रतिष्ठित होगी। आप आज किसी भी गूगल पे जाइए और हिंदी के ऊपर आप रिसर्च देखिए कि हिंदी में कौन सा रिसर्च पब्लिश हुआ है, कहाँ। पूरे अमेरिका में आप एक बच्चा बताइए या एक ऐसे ग्रेजुएट स्टूडेंट बताइए जिसकी PhD है सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन इन हिंदी पे, नहीं है। मैं 3 साल से प्रयास कर रहा हूं कि एक बच्चे को मैं इनकरेज करके हिंदी या उर्दू एज ए सेकंड लैंग्वेज, एज ए फॉरेन लैंग्वेज में PhD में ले लूं। एप्लीकेशन ही नहीं है, कहाँ है? क्योंकि सबको डॉक्टर इंजीनियर बनना है, और फिर हम जब उम्र के उस पड़ाव पर हैं तो हमें लगता है कि हमें अपने देश को कुछ देना है, तो फिर हम करते हैं, लेकिन शायद वो मजबूती नहीं आ पा रही है। और मैं बहुत ईमानदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ। अगर मैं किसी ये टिप्पणी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ कि अगर हम अब एक परिवार की तरह, आपने मुझे बुलाया है एक परिवार में, और मैं परिवार में आके अगर हम अपनी परेशानियों को, अपनी बाधाओं को परिचित नहीं होंगे कि हमारी परेशानियां क्या हैं, जब तक हम उसको पहचानेंगे नहीं, उसको दूर कैसे करेंगे। और ये परेशानियां मैं आपको बता रहा हूँ कि ये परेशानियां हैं द प्रोफेशनल लैंग्वेज टीचिंग वर्ल्ड फॉर हिंदी लैंग्वेज की नहीं है कुछ ज्यादा। तो एक मैंने एक्सपेरिमेंट किया लिंग के ऊपर। आप देखिए कि जैसे बहुत सारे लोगों ने अपने अभिभाषण में कहा कि लिंग, जेंडर इज अ रियल प्रॉब्लम। आई एग्री। इंग्लिश में ग्रामेटिकल जेंडर नहीं है, इंग्लिश में नेचुरल जेंडर है, हिंदी में ग्रामेटिकल जेंडर और नेचुरल जेंडर दोनों है। और बड़ा अजीब रूल है, जैसे जर्मन में ग्रामेटिकल जेंडर लड़ता है नेचुरल जेंडर से और ग्रामेटिकल जेंडर जीत जाता है। यानी अगर जर्मन लैंग्वेज में CHEN ends and it has to be neuter,
The word for girl is Mädchen and the girl is neuter gender in German. And grammatical gender in German is more powerful than the natural gender. हिंदी में वो बात नहीं है. अगर आज से मैस्कुलिन है तो माता फेमिनिन ही है, उसमें ग्रामेटिकल जेंडर वुड नॉट विन ओवर द नेचुरल जेंडर, राइट. तो मैं बड़ा दिमाग लगाया कि इसको कैसे सीखे. तो मैंने दूसरी भाषाओं का शोध किया कि फ्रेंच कैसे सिखाते हैं, स्पेनिश कैसे सिखाते हैं, और मैंने देखा कि उसमें एडजेक्टिव, जैसे फ्रेंच में LA है, LE है और LES है. LA फॉर मैस्कुलिन, LE फॉर फेमिनिन, LES फॉर प्लूरल. स्पेनिश में O और A का है और वो बहुत रोबस्ट रूल है. तो हमने कि क्या हम ये कर सकते हैं क्या. तो मैंने एक रिसर्च किया जिसमें फॉरेन लैंग्वेज अलग थे, ग्रुप था, और हेरिटेज अलग थे. और आप देखिए कि जब मैंने एडजेक्टिव यानी मार्क्ड एडजेक्टिव, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, जब इस तरह से मैंने मार्क्ड एडजेक्टिव को नाउन के साथ जोड़ा, तो रिजल्ट वाज बेटर व्हेन जस्ट वी गिव द लिस्ट ऑफ नाउन विद द मैस्कुलिन एंड फेमिनिन. When we give the list of nouns with the marked adjective aligned with the gender, agreeing with the gender of noun, कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की, तो उनका रिजल्ट अच्छा था. तो इसको मैंने फिर फर्दर ब्रेक डाउन किया कि देखिए कि जो डीप ब्लू है और पर्पल है, मैं आदमी हूं तो मैं मे बी कलर ब्लाइंड, लेकिन नॉन नेटिव स्पीकर्स जो हैं दे डेवलप फर्दर देन द हेरिटेज. हेरिटेज में ज्यादा फायदा नहीं हुआ, लेकिन स्टिल देयर इज फायदा, राइट. कुछ तो फायदा हुआ. लेकिन जो नॉन हेरिटेज स्टूडेंट है, एंड अगेन माय नॉन हेरिटेज स्टूडेंट वाज नॉट जस्ट द व्हाइट अमेरिकन किड्स और अफ्रीकन अमेरिकन. They were like non-cognate Tamil speaker, you know. So those were also get more benefited than the typical heritage student. So at least that helps. That tells me कि अगर मुझे किसी बच्चे को gender सिखाना है अपने क्लास में, तो I'd rather wait till the noun और adjective को एक साथ सिखाएंगे, और marked adjective के साथ जब भी हम कुछ describe करेंगे, तो मेरे घर में 2 बड़े कमरे हैं, तो बड़े कमरे might give me the idea that बड़े is masculine, so कमरे has to be the masculine. मेरे कमरे में 2 छोटी खिड़कियां हैं, something like that. तो the adjective and noun contribution. फिर किसी की बात हो रही थी कि ध्वनि की. तो हर एक जुबान में there is a sound. जो इंटरनेशनल फोनेटिक्स अल्फाबेट है, चाहे आप क ख ग घ सीखती हो या अलिफ बे ते सीख रही हो या कोई भी दुनिया की कोई भी जुबान सीख रही हो, उसका जो रोमनाइजेशन है दैट कैन बी डन इन IPA, इंटरनेशनल फोनेटिक्स अल्फाबेट. जो हम लिखते हैं, रोमनाइज करते हैं, दैट वी आर ट्राइंग टू लाइक, बट नॉट 100% करेक्ट. वी जस्ट बिकॉज वी डोंट, ऑल ऑफ अस डोंट नो IPA, वी ट्राई टू रोमनाइज इट इन आवर ओन वे, बट IPA इज देयर. लेकिन तो साउंड तो हर एक जुबान में है ना, लेकिन उसकी मॉर्फोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन, उसका जो लिखित रूप है, लिपि जो है, अब जैसे देखिए कि उर्दू में हाफ लेटर नहीं है. उर्दू में अगर आपको कहना है प्रवीण, तो परवीन लिखना पड़ेगा. तो जो उर्दू वाले हैं वो कहेंगे परवीन. पंजाबी में हाफ नहीं है, तो वो जब कहेंगे स्कूल तो कहेंगे सकूल या सप्राइट, राइट. बहुत सारे लोग कहेंगे मेरे को मालूम नहीं था, लाइक मुझे मालूम नहीं था. मेरे को क्लस्टर है मुझे का. पाकिस्तान में उर्दू या बहुत सारे दिल्ली वाले लोग बोलते हैं मैंने जाना है और आप कैसे हो. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जुबान में ऊपर नीचे हैं, बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ आवर लैंग्वेज. हम किसी को क्रिटिसाइज, उनकी भी हिंदी है मेरी भी हिंदी है, किसी की मादरी जुबान हिंदी नहीं है. मैं मगही स्पीकर हूँ, कोई गुजराती है, कोई अवधी स्पीकर है, कोई देशवाली है, कोई राजबंशी है. किसी की जुबान, मादरी जुबान तो हिंदी नहीं है. तो मैं कौन होता हूँ कि मेरी हिंदी मानक है. खैर, तो उसमें जो हम जब ध्वनि तो सारे जुबान में है, अंग्रेजी वाले की भी ध्वनि है, तमिल वाले की भी ध्वनि है, लेकिन जुबान में अलग क्या है, हर एक भाषाओं में अलग क्या है, इज फोनोलॉजी. फोनेटिक्स इज देयर इन ऑल लैंग्वेजेस. Phonology is different and phonology needs to be understood for the correct pronunciation. तो मैंने उसके ऊपर एक शोध किया. तो मैंने क्या किया कि मैंने एक बार उनको एक कहानी पढ़ने को दी, एक तरह से कविता, और वो मैंने लिया भीषम सिंह की, वो एक चिड़िया अनेक चिड़िया दाना चुगने आई चिड़िया. तो उनको मैंने एक लिख के दे दिया स्क्रिप्ट, और एक ग्रुप को मैंने म्यूजिक यानी संगीत के हिसाब से उनको सिखाया. और उसमें क्या किया कि 15 ऐसे शब्द थे जो उस कविता से या उस कहानी से थे,
और 15 ऐसे शब्द मैंने बनाए जो नॉन वर्ड्स थे। जैसे अगर उसमें है एक चिड़िया, तो एक का क ले लिया और चिड़िया का ची, तो कच्ची छोटी की है। तो उस तरह के जो ऐसे वर्ड है जिसका कोई मीनिंग नहीं है, और उनको कहा कि कैन यू रिकॉग्नाइज, इज दिस अ वर्ड दैट यू हियर इन अ स्टोरी और इन अ सॉन्ग, और यू डिडंट हियर दैट वर्ड। तो उस पे मैंने जो जो रिजल्ट पाया कि सॉन्ग is better for words than non-words. So song is always a better way to deal with the word recognition or voice recognition. And अगर आप देखिए कि मिक्स्ड वर्ड्स में है और वॉइस एस्पिरेटेड माइंड कीजिए कि जो अंग्रेजी नेटिव इंग्लिश स्पीकर हैं उनके लिए वॉइस एस्पिरेटेड साउंड जो ऐसे है घ या क ख ग घ, च छ ज झ, ट ठ ड ढ, ta tha da dha. So dha, jha, these are really hard for the native English speaker because voice aspirated sound doesn't exist at the beginning position of a word. उसमें देखिए कि song really worked for them. अगर आप इसको थोड़ा दूसरे पर्सपेक्टिव में, दूसरे लेंस में देखिए कि नॉन नेटिव स्पीकर और हेरिटेज में देखिए, तो हेरिटेज में मिक्स्ड वर्ड है, यानी जो दैट्स नॉन वर्ड, हेरिटेज रिकॉग्नाइज बेटर when it comes through the story. Voiced में heritage did better when it comes through the story. Non-words में and words में heritage speakers did better when they are not exposed the words through the song but through the story, because they are able to look at the word, they could relate to the word, they had more time to process that word and eye and a visual contact and whatever the mental and different sort of input that they got. But when it came to song, you would be surprised that non-native speaker did better. And what does this research tells me? कि अगर मेरे क्लास में सिर्फ हेरिटेज स्टूडेंट हैं तो मे बी सॉन्ग इज नॉट द बेस्ट वे टू इंट्रोड्यूस दो साउंड पैटर्न और स्पीच। बट अगर मेरे क्लास में मिक्स्ड ग्रुप है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में तो हम ये नहीं कर सकते ना कि हम सिर्फ हेरिटेज को पढ़ाएंगे या दूसरे नॉन हेरिटेज को नहीं पढ़ाएंगे, तो इट कुड बी अ मिक्स्ड मेथड कि हम कभी सॉन्ग का इस्तेमाल करें, कभी स्टोरी का इस्तेमाल करें, बट दोज बोथ वर्क ऑलमोस्ट सिमिलर. However, statistically it's not a significant difference, so the result didn't give anything specific. But this shows a trend कि अगर हेरिटेज स्टूडेंट हैं जिनकी जुबान पहले से है, थोड़ी बहुत कॉम्पिटेंस है, if they spend more time with the material, तो शायद उनका ज्यादा अच्छे से वो सीख पाएंगे. तीसरा जो आखिरी रिसर्च मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ राइटिंग पे है. हम सारे शिक्षक फीडबैक देते देते थक गए हैं. हम बार बार होमवर्क चेक करते हैं, करेक्ट करके देते हैं और बच्चे नहीं सीखते हैं. एक ह्यूज रिसर्च है जिसमें फीडबैक पे काम होता है कि हम बच्चों को, टीचर्स स्पेंड मिलियंस ऑफ आवर्स टू गिव रिसर्च, टू गिव फीडबैक एंड नोबडी गेट्स एनी अपटेक. तो उस पे मैंने ये सारे सवाल पूछे, बट द आइडिया इज दैट does the feedback help, and if yes, then what kind of feedback helps? So direct feedback research had established कि does not work. कि आपने, किसी ने लिखा मेरे माता जी का नाम कमला है, और you say no, not मेरे बेटा, मेरी माता जी का नाम कमला है. And then the student goes home, उसका फाइल बंद हो गया, बस्ते में टल गया. अगले दिन वो 3 दिन के बाद फिर कहेगा मेरे माता जी का नाम कमला है. So that sort of thing. तो मैंने 15 बच्चों को लिया और मैंने इस तरह से कोडेड फीडबैक दिए. एंड द इम्पोर्टेंट पार्ट इज दैट डायनेमिक करेक्टिव फीडबैक. तो एक मीनिंगफुल होगा, टाइमली कंसिस्टेंट होगा, मैनेजेबल. सब कुछ सही नहीं किया मैंने, एक मैनेजेबल फीडबैक, और उसको मैंने कोड किया. और यूनिवर्सिटी के बच्चे थे तो मेरे लिए लिबर्टी है कि आई कैन ट्रेन देम टू अनकोड द फीडबैक. तो जी फॉर जेंडर, एसवी फॉर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड ऑल दोस सॉर्ट ऑफ थिंग. और मैंने उनको कहा एक निबंध लिखो, और निबंध लिखा. तो आप देखिए 5 टावर है ना, तो फर्स्ट जो टावर है वो फर्स्ट ड्राफ्ट है, और जो आखिरी है चौथा है वो हर एक चौथे वीक पे है, और 5वां जो है टावर वो छठे वीक पे है. तो व्हाट वी कॉल इट इन रिसर्च में टर्मिनोलॉजी, प्री टेस्ट एंड अ पोस्ट टेस्ट एंड पोस्ट डिलेड टेस्ट. तो आई वांटेड टू सी हाउ मच दे कैन कीप इट in all this feedback. And it shows that the feedback really helps if it is coded, when they go and interact with the feedback rather than just ठीक है मैडम ने कर दिया, ये सही है हमारे, तो 8 ही नंबर आए 10 में से, और फिर हम अगले दिन अगले क्विज करते हैं. तो so those are the interlanguage that we want to tap in as a teacher to interact student with those feedback,
and somewhere engage with them. Don't assume that अच्छा ये इतनी गलतियां हो गई, नहीं, यहाँ जेंडर है बेटा. और कल जो साधना जी ने कहा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, तो उसमें भी है इम्प्लिसिट से एक्सप्लिसिट फीडबैक का. तो बच्चे के साथ अगर आप बैठे कहे कि अच्छा इसमें देखो, तो इसमें कहीं कोई जेंडर की बात है क्या, मेरी माँ होगा या मेरा माँ होगा, उसका नहीं कि नहीं मेरे माँ होगा. अच्छा तो माँ मैस्कुलिन है, यू नो, लाइक देयर इज अ प्रोसेस एंड आई डोंट हैव मच टाइम टू गो इन डिटेल, बट देयर इज एक्चुअली प्रोसेस. और मेरी एक स्टूडेंट है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रही है, और एंड शी इज वर्किंग ऑन दैट मोटिवेशन एंड द इम्प्लिसिट टू एक्सप्लिसिट फीडबैक पीएचडी में. तो मैंने एक्यूरेसी, फ्लुएंसी एंड कॉम्प्लेक्सिटी पे बात की, बट द आइडिया दैट आई जस्ट वांट नो, आई एम रनिंग लिटिल बिट आउट ऑफ टाइम, कि एक्शन रिसर्च की जरूरत है. चैलेंजेस ये है जो मैंने आप लोग के साथ पहले शेयर किया कि बहुत सारे लोग ट्रेन नहीं है in many ways, और we need more training in terms of teaching. Pedagogical training की जरूरत है, materials नहीं है implicit teaching की if it works, you know. तो और एक मैंने कहा कि एक रामबाण तो नहीं है, लेकिन आपको सारे यंत्र हथियार आपके पास चाहिए कि जहां जो लगे वो हथियार भी आपके पास हो, और वो ट्रेनिंग भी हो कि आइडेंटिफाइड कि कहाँ कौन वो कहते हैं ना हिंदी में क्या है कि जहां काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी. तो जहां सुई का काम है वहां तलवार से तो काम नहीं हो पाएगा ना. लेकिन वो एक ट्रेनिंग तो चाहिए कि आपको पता है कि कहाँ सुई की जरूरत है, कहाँ तलवार की जरूरत है. एक छोटा सा प्रयास मैंने किया है. तो ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज के बारे में आई एम श्योर कि ऑल ऑफ यू हैव हर्ड. यूनेस्को ने कहा, हम इक्विटी की बात करते हैं कि बहुत सारे कॉलेज से बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं या कोर्स नहीं लेते हैं क्योंकि उनके पास $60 $70 नहीं है. और आप हिंदी जगत में हिंदी एज ए सेकेंड लैंग्वेज की किताबें आप सारे लोग बहुत अच्छे से परिचित हैं, रूपर्ट स्नेल्स से लेके फौजिया बहन तक सारी किताबें बहुत अच्छी है. जिन्होंने किताब लिखा है उनकी जो खून पसीने मुझे पता है कि कितना काम है. मैं रिव्यू करता हूँ मॉडर्न लैंग्वेज जर्नल्स के लिए. फौजिया साहिबा की किताब मैंने रिव्यू की, और बहुत, लेकिन सारे लोगों ने अच्छा काम किया. लेकिन किताब शायद अभी तक वो एट दैट पीक नहीं है. और उसकी वजह क्या है कि हम मॉडर्न नहीं हो पा रहे हैं. किसी को कुछ यू नो, तो उसको मॉडर्नाइजेशन करने के लिए मैंने ओपन एजुकेशन पे एक किताब लिखी है, OER. इस साल मैं 4 भाषाएं, टर्किश, उज़्बेक, कमाई और उर्दू, ये तो किताब छप चुकी है, लेकिन 4 और भाषाओं की किताब मैं लिख नहीं रहा हूँ. मैं उर्दू खुद लिख रहा हूँ, हिंदी 2 लिख रहा हूँ, लेकिन 4 और भाषाओं की किताब है जो मैं सुपरवाइज कर रहा हूँ क्योंकि मैं फुलब्राइट लैंग्वेज टीचर हूँ. डिस्क्रिप्शन आप एक तरह से समझ सकते हैं कि इट्स ऑनलाइन, इट्स इंटरेक्टिव, इट्स टेक इनहांस्ड, इट्स पेडागोजिकल अप्रोच इन बुक्स इज मिक्स्ड. सो आई एम नॉट सेइंग कि इंडक्टिव है या डिडक्टिव है. The teacher should use the way they want it. It has H5P material. आपको करना क्या है, if I can quickly show you, कि आपको करना क्या है कि आप गूगल जी पे जाइए. I'm sorry, no, let me open. आपको बस 3 मिनट और मैं लूंगा and I'll stop talking. आप जाइए गूगल जी पे और पूछिए बेसिक हिंदी 1, और यू कैन राइट माय नेम और नॉट राइट माय नेम एंड देन यू विल फाइंड द बुक. आप जाइए इस पे और सॉरी, एंड ईच बुक हैज, तो इसमें मैंने 8 चैप्टर डाले हैं. कुछ लेटर से है, तो लेटर में जैसे हिंदी स्वर्ण वर्ण है तो उसमें ड्रैग ड्रॉप की बात है. तो शायद ये स्कूल के छोटे बच्चों के लिए तो शायद उतनी यू नो जो आस्था जी के जो ग्रुप में थे वो जो टॉट वाला चीनी फॉर टॉट, आई लव दैट, बट आई एम नॉट दैट कूल. ये तो थोड़ा यूनिवर्सिटी के लेवल पे है. तो ड्रैग एंड ड्रॉप एंड दे कैन इंटरेक्ट विद द टेक्स्ट बुक इटसेल्फ, बट इट इज अरेंज्ड इन अ and not, I would say, like in a manner that we want to progress. And I don't want to talk about what's the natural progression of language acquisition, but let me show you a sample. Let's say that chapter 6 की बात करते हैं, तो each chapter starts with the goals
and then it has the review of the previous sections. So it has a multiple choice and drag and drop and reading, and each reading has a listening, which I have recorded with the closed caption, and it has a complete this conversation. It has pre, post, and in middle reading and listening activities to encourage the conversation. कल किसी बहन ने बताया था ये वाला टूल, जिसको भी मैंने इनकॉर्पोरेट किया H5P में, कि आप वीडियो देखेंगे and then you will come to the certain level and it asks questions. So you can do that, and then yeah, so if you can go here and it says like, and so all those sort of thing I try to incorporate. Rasta Batana, another reading. I also added a study abroad social media pe. This is based on the imperative, so social media pe apna khata kholna. I always added a study abroad section, that somebody who is not going to India and have like due to pandemic and kind of wants to go, because many of my students go for Project Go or CLS scholarship or AIIS. So they have a little bit like the pre assumed sort of situation that, hey, you will talk to your host mother and she is making you chai, so you want to learn how to make a chai and stuff. And then there is a grammar, and so either you can use the grammar first, do the reading listening later, or do the reading listening later, and they co-construct the grammar, but there's a videos and activities based on that. So I'm just it has the last part is also a little bit of cultural stuff that I try to add. So if it is free for everybody, and I would welcome you to use it in a classroom as appropriate you feel, or it is, if it seems important or useful. So I would stop here. माफ कीजिए, मैंने बहुत ज्यादा आप लोगों का समय ले लिया. एक बार फिर से हृदय से किरण जी को और हिंदी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति के लोगों को चरण स्पर्श करता हूँ. सब मुझसे बड़े हैं, मेरे से कुछ ऊंची बात हो गई होगी तो मैं छोटे भाई की तरह हूँ, तो माफ कर दीजिए. लेकिन मेरा एक ही मकसद है कि मैं हिंदी में और काम कर सकूं. आपका आशीर्वाद चाहिए और मुझे आगे बढ़ाइए, और हम सब मिलकर आगे बढ़ाएंगे हिंदी को. हम सबों से बड़ी है हिंदी. बस, नमस्कार. नमस्ते राजीव जी, आप सबसे छोटे हैं बट आपने सबसे बड़ी बात बताई है, तो आपको छोटा कैसे मानेंगे हम? अरे नहीं, आपने तो वो ज्ञान का दीप दिखाया है राजीव जी, जो हम सबको ये प्रकाशित करेगा कि हिंदी को कैसे सीखना सिखाना है. अभी तक तो हमने सिर्फ इसको एक कला और थोड़ा सा ज्ञान और विज्ञान समझा, पर जो आपने शोध की बात करी है वो वास्तव में मैं अपनी बात से कह सकती हूँ कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था. तो आप यू मेक अस सो प्राउड. थैंक यू. और जो आप कर रहे हैं और जिस फील्ड में कर रहे हैं, इससे तो हर भारतीय का ललाट मस्तक ऊंचा होता है. और भगवान करे आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आए, विद्यार्थी आए, छात्रगण आए, और हम शिक्षक जो हम अपने आप को समझते हैं आपसे सीखें. साधना तो और ममता जी और ये सब तो हैं, पर बहुत अच्छा लगा आपका सुनना, और जो आपकी प्रेजेंटेशन बहुत क्लियर. लिंग्विस्टिकली काम कर रहे हैं. हाँ, शुक्रिया बिमल जी, शुक्रिया रश्मि जी. तो अगर कोई सवाल है तो अगर वक्त तो नहीं है, 3 मिनट का वक्त है मेरे ख्याल से, लेकिन अगर सवाल. जी सर. आपने एक जगह लिखा शुभ प्रात है. हाँ, आपके शुभ प्रात. हाँ, अगर ये सुप्रभात होता तो क्या बेहतर नहीं होता? सर मैंने कहा कि हिंदी की अनेकताओं में ही इसकी खूबसूरती है. आप जो कहने के लिए गुड मॉर्निंग भी हिंदी वाले लोग कहते हैं, लेकिन अच्छा, दूसरी बात मैं आप लोग को ईमानदारी से कहूंगा, ये किताब मैंने पेंडेमिक में लिखा. मेरी इस ऑफिस में 8 फुलब्राइट टीचर हैं जो मेरे असिस्टेंट हैं. तो पेंडेमिक में कोई भी फुलब्राइट हिंदुस्तान से नहीं आया, तो आज मैंने अपने बच्चों को लगाया उसको प्रूफ रीडिंग के लिए भी. तो कुछ गलतियां हैं, तो इन अ मिनट आई कैन फिक्स दिस. तो एक जगह है, आपने एक जगह था कि आपको कितने पेस्ट और ब्रश चाहिए. हाँ है, देखिए, मैं it's about 4:30 here in the morning in Delhi. I am from Delhi. And I have been just on this for last about I think 6 hours. जी सर. Continuously I am listening everything and I'm noting down at this. तो मुझे लगा अच्छा आपने जो presentation दिया, it's really good. But I found one thing, it's quite
बहुत साइंटिफिक हो गया, मतलब रीडिंग फॉर प्लेजर, for my what I read, when I feel pleasure, so I try to read it. I feel pleasure in learning the music, so I learn the music. जी. तो if a reading for pleasure अगर हो तो I think फिर हिंदी कुछ नहीं, फिर तो आप सब हिंदी में हो जाते हैं. ठीक है उमेश सर, मैं जवाब दे दूं अगर सवाल ज्यादा लंबा नहीं हो, क्योंकि समय कम है. हाँ, तो एक बड़े अच्छे रिसर्चर हैं, फिलोसोफर हैं, स्टीफन क्रासन. he has given a philosophy with the reading or pleasure philosophy or pleasure hypothesis. Reading for pleasure really helps you to learn the language. Yeah. But it's a very famous essay, reading for pleasure. It's a true, very famous essay. ट्रू सर, लेकिन आप दिल्ली में बैठे हैं ना, हमारी दर्द आप अमेरिका में समझिए कि हम बच्चों को ख ख ग ग सिखा रहे हैं. तो वहाँ रीडिंग फॉर प्लेजर के स्तर पे जाने के लिए हमें 2 साल तो बहुत में खून पसीना लगाना पड़ता है, और 2 साल में जब वो रीडिंग फॉर प्लेजर हो जाएंगे तो भगवान करेगा तो वो रामायण महाभारत सब रीडिंग फॉर प्लेजर करेंगे. लेकिन असली चैलेंज जो है सर, वो है 2 साल उनको क ख ग ग से उठा के कबूतर तक ले जाने में. ये असली चैलेंज है. देखिए इतना लंबा वक्त है ना. मैं, as you said that you are famous for asking the critical questions, so the same way I think myself. No, I appreciate the question, sir. हम बस अपने दिल के छालों को दिखा रहे हैं, आप उसको प्लेजर के लिए कीजिए. हम तो यहाँ काका काका पढ़ा के मरे जा रहे हैं. देखिए रशिया में लोग MBBS पढ़ने जाते हैं. मैं एक और दूंगा क्रेंजी, उसके बाद I want to sleep. In fact, it's about 4:30 in the morning, so I want to sleep. I have to deliver a lecture tomorrow. Anybody has any other question? Please, I stop here. No, there's a mute. मैंने इसको mute कर. ठीक है, तो रश्मि जी हम लोग समापन करेंगे. हाँ, समापन करेंगे. तो मैं एक बात पूछूंगी राजीव जी से, क्योंकि ये मंच आपको मिला है और मैंने कल भी आपसे बोला था कि आप जो है कुछ थोड़ा सुझाव दीजिए कि कम्युनिटी स्कूल्स से किस तरह से आपको क्या डेटा वो इकट्ठा करके दे सकें रिसर्च के लिए. तो आप जब तक ये सुझाव नहीं देंगे तो हम वहां के वहीं रह जाएंगे. मतलब ये कोई इस तरह के सुझाव तो देगा ही, तभी आगे बढ़ेंगे ना. अगर आप हमसे चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है हमारी अपनी लिमिटेशंस, कम्युनिटी स्कूल्स की बहुत अलग तरह की लिमिटेशंस हैं. तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है इस समस्या, ये सबसे बड़ी समस्या है. डेटा नहीं. साधना जी ईमानदारी के साथ, कैन यू हियर मी? आई होप यू कैन हियर मी, क्योंकि आपकी आवाज रुक गई. और मे बी आई एम फ्रोजन. कैन यू हियर मी साधना जी? हाँ, आ रही है. हाँ, तो मैं जब मुझे NYU और UT ऑस्टिन और देयर वाज अनदर येल, इन लोगों ने मुझे बुलाया था, वहाँ भी मैंने ये बात कही. साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस में मैंने ये बात कही, साल्टा में ये बात कही. आज मैं 34 बार ये बात दोहरा रहा हूँ. गैब्रिएला जी हैं, मेरी साक्षी हैं, कि मैं बार बार लोगों को कहता हूँ कि एक समूह ऐसा बनाइए जिसमें हम रिसर्च के बारे में बात कर सकें. तो मैंने समूह बनाया. अब लोग नहीं आते उसमें पढ़ने के लिए. तो हमारे यहाँ एक इंटरव्यू था हैदराबाद में, तो एक कैंडिडेट इतनी किताबें लेके आ गया कि मैंने इतनी किताबें लिखी है. तो उसको प्रोफेसर ने पूछा कि पढ़े भी हो कुछ कि सिर्फ लिखे ही हो. तो बात यह है कि हम लिख तो बहुत देते हैं, पढ़ने की जरूरत है ना साधना जी. तो मुझे लगता है कि अगर IHA और इस तरह की समितियां, एक बहुत सारे उनकी सब कमिटीज और कमिटीज हैं, उसमें अगर एक ऐसी भी कमिटी हो जो शोध पर हो, और उसमें आप जैसे ममता दीदी हैं, बहुत सारे लोग हैं. ऐसा नहीं कि मैं एक अकेला चना तो भाड़ नहीं फोड़ सकता बहन. तो हम सब मिलके अगर जुड़ेंगे, और सवाल आपको पूछना होगा. मेरा काम यह है कि मैं उस सवाल को और तीखा कर दूंगा, क्योंकि रिसर्च में तो जरूरी है कि आप एकदम पिन पॉइंटेड क्वेश्चन पूछिए. यू कांट आस्क द बिगर क्वेश्चन. तो एकदम पिन पॉइंटेड क्वेश्चन पूछ के, और फिर आपके पास यू हैव टूल्स टू कलेक्ट डेटा, थ्योरी और बाकी सारी चीजें मैं लगा दूंगा, और हम सब भाई बहन मिलके अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति तो एक पेपर पब्लिश कर सकती है. अपने संवाद में या विश्वा में
प्रकाश, हमें नहीं चाहिए कि हम मॉडर्न लैंग्वेज जर्नल में करें। माफ कीजिए राजीव जी, अभी हमें अपनी तकनीकी टीम से भी सिग्नल मिल रहा है, आनंद जी वहां पे देख रहे हैं, तो आगे चलना होगा। और साधना जी बहुत सुंदर सुझाव, में भी इस बात को आगे बढ़ाएंगे और IHA के माध्यम से जितने भी कम्युनिटी स्कूल्स हैं उनको आपके शोध का सुअवसर प्राप्त होगा। किरण जी बहुत बहुत शुक्रिया, ये वाला सेशन यहीं खत्म करते हैं और आगे IHA की कन्वेंशन को और बढ़ाते हैं। हाँ, थैंक यू वेरी मच रंजन जी, आप बहुत बढ़िया काम किए। एंड जैसे कि गैब्रिएला ने लिखा है कि लेट्स डू ए वर्कशॉप ऑन एरर करेक्शन एंड राजीव जी विल लीड टू इट, सो दैट्स अ गुड आइडिया। नमस्ते और धन्यवाद। एंड अब हम लोगों का जो 2 दिन का अभियान चल रहा है फाइनली वो अंत में पहुंच गया है, तो हम लोग भी, हाँ, तो कन्वेंशन अब अपने अंतिम चरण पे पहुंच रही है, तो इस कन्वेंशन, इस प्रस्तुति को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे। थैंक यू राजन जी और सब धन्यवाद आप सभी का, सभी को आपको धन्यवाद।